Hi everyone, welcome to the third part of the basics of portfolio construction. Actually, in the first two videos, I have told the chapter's name Risk and Return Part 1. Actually, when I learned this whole thing, तो मैंने इसको एक Risk and Return Part 1 को इस वे में समझा था कि ये बेसिक ऑफ पार्ट 1 था एंड नेक्स्ट जो हम इसके बाद जो चैप्टर होने वाला है रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 वो एक अलग होने वाला है. तो दैट्स आई वाज कंफ्यूज्ड ऑल्दो चैप्टर का नेम टॉप पे लिखा हुआ कुछ और था बट लिविंग द ऑल कन्फ्यूजन्स असाइड द थिंग इज देयर इन योर सिलेबस एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो थे वो रिस्क एंड रिटर्न पार्ट 1 का नहीं था. दैट इज वॉज फॉर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन. दैट इज दिस चैप्टर नेम दैट वी स्टार्टेड basics of portfolio planning and construction. So this is the chapter that we were doing since last two sessions. Coming to the part where we left it, मैंने आपको यहाँ पे छोड़ा था कि आप इसको थोड़ा बहुत आप अपने एंड पे थोड़ा सा स्टडी करें. अब देखिए इसमें जो रिटर्न आती है एक्सपेक्टेड रिटर्न, मैंने बोला कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस. लॉन्ग टर्म में मुझे शेयर्स के बारे में, फिक्स्ड इनकम के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, क्रिप्टो के बारे में क्या व्यू है मेरा. तो व्यू कैसे बनता है? एक होता है इकोनॉमिक एनालिसिस, एक होता है हिस्टोरिकल डेटा और एक होता है वैल्यूएशन मॉडल्स. These three are detailed very much in CFA level 2. Although मैं एक छोटा सा आइडिया, इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या होता है, हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं एंड इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है अकॉर्डिंगली वी ट्राई टू प्रेडिक्ट. मैंने जस्ट एक हिंट दिया. हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकली देखा है कि इक्विटी इतना रिटर्न देती है तो एवरेज निकाल लिया. एक होता है वैल्यूएशन मॉडल्स, डिफरेंट सिस्टमैटिक फैक्टर्स को लेते हैं. जैसे बीटा आपको पता है, बीटा अगर नहीं पता, एक होता है जनरल आइडिया यू नो अबाउट बीटा और एक टेक्निकल आइडिया अबाउट बीटा जो कि हम आने वाले चैप्टर्स में करेंगे. बट सिंस बीटा सबको पता होता है, बीटा एक सिस्टमैटिक फैक्टर है, स्मॉल माइनस बिग एक सिस्टमैटिक फैक्टर होता है. आगे जाके हम फार्मा इन फ्रेंच मॉडल करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और CFA लेवल 2 में तो बल्कि ऑल डिटेल में बताया जाएगा कि ये फैक्टर्स का कैसे यूजेज होता है, फैक्टर्स को कैसे निकाला जाता है. सिंस मैंने आपको एक आइडिया देना था, वैल्यूएशन मॉडल्स में कुछ मॉडल्स को लेते हैं RF प्लस. ये हमें पता है ये CAPM का मॉडल होता है. ऑल्सो CAPM हम नहीं किया बट सबको आइडिया होता है RF प्लस RF माइनस RF इंटू बीटा. तो बीटा 1, बीटा 2, बीटा K तक मतलब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एंड बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स, ये फैक्टर्स की क्या प्रेडिक्शन है, बेस्ड ऑन दैट एक एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल के आती है. स्टैंडर्ड डिविजन कोरिलेशन कैसे निकल के आता है, ये सिर्फ और सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा से ही कर सकते हैं, इसकी कोई मॉडलिंग नहीं होती. अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशन चेंज होती है, जैसे कि इंस्टेड ऑफ मोदी राहुल गांधी आ रहा है, तो पूरी ही एक्सपेक्टेशन चेंज होएगी. आप समझ रहे हैं बात? तो EF एफिशिएंट फ्रंटियर विल चेंज. और क्योंकि एफिशिएंट फ्रंटियर मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, या तो ये चेंज होगा या तो ये चेंज होगा. एफिशिएंट फ्रंटियर किस पे चेंज होगा? जब मार्केट के बारे में आपकी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाएंगी. राहुल गांधी की जगह मोदी आ रहा है. इंडिया में LPG आने से पहले ये बोला कि हाँ अब LPG आने वाला है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. तो हमारा एफिशिएंट फ्रंटियर और एफिशिएंट हुआ और इस साइड मूव किया. तो क्या चीज़ है ये? कैपिटल मार्केट एक्सपेक्टेशंस में चेंज. और IC कर्व कब चेंज होता है? जब कस्टमर का, क्लाइंट का क्या चेंज होता है? IPS जब चेंज होता है, उसकी विलिंगनेस, उसकी एबिलिटी, उसकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन, उसकी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, ऑल दीज थिंग्स. होप सो द पॉइंट्स आर क्लियर. डेलिब्रेट डेविएशंस फ्रॉम SAA. कभी कभी क्या होता है कि हमें एक शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, हम उस शॉर्ट टर्म गेन का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ नोन एज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन. कि कुछ मार्केट को टाइम करना. लेट से कोविड के टाइम पे मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई थी और कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करके, जैसे आपने पढ़ा होगा, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हैं. आपने फिबोनाची नंबर्स को अप्लाई किया और फिबोनाची से देखा कि यहाँ तक रिट्रेसमेंट आई है और यहाँ से एक पुल बैक मिलकर शेयर ऊपर भाग सकता है, निफ्टी ऊपर जा सकती है. तो आपने मार्केट टाइम करने के लिए थोड़ा सा पैसा उस टाइम पे, क्योंकि बॉन्ड मार्केट उस टाइम पे ईल्ड हाई चल रहे थे, तो आपने बॉन्ड मार्केट से पैसा निकाल के इक्विटी मार्केट में डाला, आपने मार्केट को टाइम करने की कोशिश की. दैट इज नोन एज टैक्टिकल एसेट एलोकेशन और मार्केट टाइमिंग. तो इसे हम एक्टिव मैनेजमेंट के अंदर लेते हैं कि मैनेजर ने डाला, थोड़ा गेन आया, वापस से एलोकेट कर दिया उसकी रियल एलोकेशन में, वट एवर द क्लाइंट वांट्स. We know that expected return is basically a function of asset class exposure to systematic risk factors. जैसे आपको बताया कि रिटर्न का डिपेंड करता है सिस्टमैटिक फैक्टर्स के ऊपर. वो फैक्टर्स मैक्रो इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, इंटरेस्ट रेट, GDP रेट, कि इंटरेस्ट रेट का इक्विटी मार्केट के साथ कितना कोरिलेशन बैठता है, उसका बीटा निकालते हैं, वेरियस फैक्टर्स निकालते हैं. फंडामेंटल होते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन, ROE, ROIC, ऑल दिस थिंग्स. स्टैटिस्टिकल फैक्टर्स भी होते हैं. इसमें क्या होता है, हम स्टैट्स का यूज़ करते हैं. ऑल्दो एडवांस स्टैट्स में थोड़ा सा बताया हुआ है हाउ दीज थिंग्स आर एक्चुअली डन, बट वी आर नॉट गोइंग टू डिग
हेयर, बट हम बता सकते हैं। ये कह सकते हैं कि जिसका कोई लॉजिक नहीं होता बट स्टिल एक कोरिलेशन बैठ रहा है, तो वो स्टैट्स पूरा करते हैं। बेसिकली देर इज अ यूजेज ऑफ अ थिंग कॉल्ड टी स्टैटिस्टिक। दो तरह के रिस्क होते हैं, एक होते हैं सिस्टमैटिक, एक होते हैं अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी के साथ पर्टिकुलर स्टॉक का, पर्टिकुलर एसेट क्लास का क्या कोरिलेशन, दैट्स नोन एज सिस्टमैटिक रिस्क। अनसिस्टमैटिक क्या होता है? एनी रिस्क जो कि कंपनी स्पेसिफिक होता है। आज रिलायंस में मुकेश अंबानी ने बोला कि मैं रिज़ाइन करने वाला हूँ, तो क्या होगा? रिलायंस पे फ़र्क पड़ेगा या पूरी मार्केट को, मतलब बाकी रिलायंस जैसी कंपनीज को भी फ़र्क पड़ेगा? सिर्फ रिलायंस को फ़र्क पड़ेगा। दैट्स नोन एज कंपनी स्पेसिफिक रिस्क और इट इज़ नोन एज अनसिस्टमैटिक रिस्क। इसके अलग अलग नाम भी होते हैं। सिस्टमैटिक का नाम मार्केट रिस्क भी होता है, नॉन डाइवर्सिफाइबल रिस्क भी होता है। अनसिस्टमैटिक का होता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। डाइवर्सिफाई, आप इसको डाइवर्सिफाई कर सकते हो। कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हो? आप सिर्फ रिलायंस में सारा पैसा मत डालो, आप अलग अलग शेयर्स में पैसा डाल दो, जिससे क्या होगा? आपका ये रिस्क कम हो जाए। इसको आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। इडियोसिंक्रेटिक रिस्क, इसको ये भी अलग अलग इसके नाम है, राइट। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कि इन प्रिंसिपल्स पे काम करना होता है कि जो भी सेकंड स्टेप होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूशन। प्लान तो कर लिया, अब एग्जीक्यूट करें। उसमें क्या होता है? एसेट एलोकेशन। किस एसेट क्लास में कितना डालें, क्रिप्टो में कितना डालें, फिक्स्ड इनकम में कितना डालें, इक्विटी में कितना डालें। सिक्योरिटी सिलेक्शन, आपने सोच लिया क्रिप्टो में डालना है 10%। अब क्रिप्टो में कितना बिटकॉइन में डालें, कितना इथीरियम में डालें, इक्विटी कितना रिलायंस में डालें, कितना अलग अलग शेयर्स में डालें, कितना अलग अलग सेक्टर में डालें। दैट इज डन यूजिंग टॉप डाउन एंड बॉटम अप्रोच। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच क्या होती है वो हम इक्विटी चैप्टर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। अगला आता है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन। पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है एक्चुअल ऑर्डर्स पंच करना मार्केट में, शेयर्स बाय करना, फिक्स्ड इनकम बॉन्ड्स बाय करना, क्रिप्टो बाय करना। तो बाय करने में जो कॉस्ट लगती है, एक होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, दैट इज ब्रोकरेज, और एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये हमने डिटेल में स्टडी किया हुआ, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट है। अगला आता है रिस्क बजटिंग। रिस्क बजटिंग का मतलब क्या होता है? आपने एक रिस्क डिफाइन की हुई है और आप वो रिस्क को बजट करते हो अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस, वेरियस सेक्टर्स, वेरियस मैनेजर्स। मतलब अलग अलग जगह आप रिस्क को एलोकेट करते हो कि हाँ टोटल हम 50 करोड़ का रिस्क ले सकते हैं। 50 में से 10 आप ले सकते हो, 20 आप ले सकते हो, 15 आप ले सकते हो। मैंने एक शॉर्ट में बताया रिस्क बजटिंग क्या होती है। इट टू डिसाइड अपॉन रिस्क टॉलरेंस लेवल ऑफ द इन्वेस्टर, कि एक इन्वेस्टर, पर्टिकुलर इन्वेस्टर कितना रिस्क ले सकता है। नाउ वी एलोकेट द रिस्क इनटू रिस्क ड्यू टू SAA। अगर मैं स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन करूं एज पर बंदे की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उससे कितना रिस्क होगा। रिस्क ड्यू टू मार्केट टाइमिंग, मैंने मार्केट टाइम कर रहा हूं और मैंने मार्केट टाइम गलत कर दी, उससे कितना रिस्क होगा। रिस्क ड्यू टू सिक्योरिटी सिलेक्शन, मैंने सेक्टर तो बहुत बढ़िया चूज किया लेकिन उस सेक्टर के अंदर जो स्टॉक था वो गलत चूज कर लिया, उसका रिस्क। ऑल्दो दिस रिस्क इज वेरी स्मॉल बट स्टिल जस्ट मतलब बहुत स्मॉल होता है। दिस थिंग यू डोंट हैव टू रिमेंबर, दिस इज समथिंग व्हिच आई जस्ट टोल्ड यू। empirical evidence suggests that the percentage of success very very important कि आप SAA, TAA या सिक्योरिटी सिलेक्शन आप कर रहे हो हैपन्स टू बी 90%, 6% एंड 4%। मतलब आपका 90% सक्सेस डिपेंड करता है कि आप एसेट एलोकेशन कितना बढ़िया करते हो। आपने एसेट एलोकेशन, आपने सोचा इस बार कि क्रिप्टो जो है ना बहुत बेकार चलेगा, क्रिप्टो बहुत बेकार चलेगा, आपने क्रिप्टो में छोटी सी एलोकेशन कर दी। तो अगर क्रिप्टो में आपने स्टॉक्स में अगर आपने गलत में भी आपने गलत क्रिप्टो भी चूज कर ली तो कोई बात नहीं, आपने तो एलोकेशन ही छोटा किया था। लेकिन आपने लेट से आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट्स नहीं चलेंगी और आपने इक्विटी में बहुत अच्छा एक्सपोजर ले लिया। लेट मी रिफ्रेज द क्वेश्चन। आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट्स बहुत बढ़िया चलने वाली हैं, तो आप क्या करोगे? आप इक्विटी मार्केट में एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऐड करोगे। अब इक्विटी में आपने अगर कोई बेकार शेयर भी चूज कर लिया तो इतना बेकार तो नहीं चलेगा कि क्रिप्टो से भी बेकार चले जाए। मतलब आपने अगर सही चीज चुन ली, उस सही चीज में आपने स्टॉक जो अच्छा नहीं चुना तो भी चल जाता है, बट आपने एसेट क्लास ही चूज बेकार की। लेट से आपने क्रिप्टो चूज किया और क्रिप्टो में आपने बेस्ट क्रिप्टो चूज किया, फिर भी पूरा एसेट क्लास पूरा क्रिप्टो ही डाउन है, तो आपने बेस्ट क्रिप्टो चूज करके भी आपने बोला देखो सारे क्रिप्टो से बेस्ट परफॉर्मेंसेस की है, सारे क्रिप्टो 40-50% डाउन है, मेरा जो क्रिप्टो है देखो सिर्फ 2% डाउन है। अरे भाई तुमने एसेट क्लास ही गलत चूज की है। यू आर गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और मैंने देखा इक्विटी शेयर मार्केट में तो 2020 में कोविड के बाद जो है रिटर्न्स बहुत मैसिव आई है, 50%, 60%, 70%, 100% स्टॉक्स बढ़े हैं।
उसमें आपने अगर एक बेकार स्टॉक भी ले लिया 30-40%, तो वो स्टॉक भी बढ़ जाएगा। सारे गधे घोड़े चले हैं कोविड के बाद। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्चुअली कि आपकी 90% सक्सेस जो डिपेंड करती है कि आप कितना बढ़िया आप एसेट को चूज करते हो। विद इन एसेट भी अगर थोड़ा गलत हो जाओगे तो चलेगा, दैट ओनली अकाउंट्स फॉर 10% ऑफ सक्सेस। दिस एविडेंस इज अ बिग स्लैप टू ऑल दोज। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है उन लोगों को जो कहते हैं अरे मैं तो बहुत बढ़िया स्टॉक सिलेक्ट करता हूँ, ऐसे करता हूँ। अरे भाई, जब स्टॉक मार्केट चलनी ही नहीं तो डाल के क्या फायदा। इस बार बॉन्ड मार्केट चलनी तो बॉन्ड में पैसा डालो, बॉन्ड में भी बेकार बॉन्ड ले लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दिस इज अ बिग स्लैप टू ऑल दोज एक्टिव मैनेजर्स हु कीप ऑन जंपिंग एंड क्लेमिंग कि देखो मैं तो बहुत बड़ा मार्केट टाइमर हूँ, मैंने तो सही स्टॉक ले लिया, मैंने तो बिल्कुल बॉटम पे मार्केट कैच कर ली, मैंने तो बिल्कुल टॉप पे निकल के। अरे भाई, तुम पहली बात तो कर नहीं सकते, और कर भी लोगे तो एक बार कर लोगे, 2 बार कर लोगे, बार बार नहीं कर सकते। तो एनीबडी हु सेज यू दे कैन टाइम द मार्केट, दे आर लाइंग और दे आर गॉड। Coming back to the point, on account of this claim ex ante they charge high management fees। और ये बोलकर मैं तो टाइम कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, और ऐसे बोल के मैनेजर्स आपसे हाई फीस चार्ज करते हैं। एंड इनकर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन कॉस्ट सच एज मोस्ट ऑफ द टाइम नेट रिटर्न आर यूजुअली लोअर देन द पैसिव मैनेजर। और एक बंदा है जिसने पैसिवली पैसा डालकर छोड़ दिया, उसकी रिटर्न ज़्यादा होती है मोस्ट ऑफ द टाइम एज कम्पेयर टू एक बंदा जो अपने फंड को मैनेज करवाता है। Actually, this is a question to our whole CFA community or maybe the whole finance community, जिसमें जो कहते हैं कि हम अल्फा जनरेट करके देंगे। So that is something most of the people, even 99% of mutual fund managers are not able to do. So with that, we are done with the chapter. Thank you. Bye bye.